हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे हम 16 अगस्त 2021 का। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हमारे डाटा पॉइंट को। डाटा पॉइंट में आज जो बात की गई है वो डोज के नंबर्स को लेकर की गई है, और इसमें बताया गया है कि जो अगस्त में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो डोज का रेशियो है वो डाउन हो गया है। डोज लगाने का जो नंबर है वो डाउन हो गया है, जो कि 4.88 पे आ गया है। और जो जुलाई में जो ये रेशियो था वो थोड़ा अप था, और उसी को लेकर इसमें बात की गई है। जुलाई में जो ये रेशियो था वो 4.98 के समथिंग था। तो ये जो डोज होती हैं वो लाख में ये रेशियो दिखाया गया है। तो इसी प्रकार बताया गया है कि जो अगस्त से में जो डोज का नंबर है वो काफ़ी कम हो गया है। और अगर हमें पूरे अगर दिसंबर तक इसी साल अगर पूरे देश को जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको अगर वैक्सीनेटेड करना है, उसको अगर टीकाकरण करना है, तो उसके लिए 9.52 लाइक जो वैक्सीनेशन है वो हमें डेली करना पड़ेगा, तभी जाके ये टारगेट अचीव होगा। तो उसी के बारे में बात की गई है कि अभी जो डोज का जो करंट सिनेरियो है उसको इसमें बताया गया है। तो दोस्तों, जो अगस्त 1 से लेकर अगस्त 10 तक है वो 4.88 मिलियन का जो रेशियो है वो चल रहा था अभी। और 4.88 जो मिलियन है वो उसके बाद में जो अगर 31 दिसंबर तक हमें सभी एडल्ट्स को जो वैक्सीनेशन करने का हमारा टारगेट हमने रखा है उसको पाने के लिए 9.52 मिलियन डोजेज जो हैं वो डेली बेसिस पे लगानी होंगी। और आप देखेंगे कि जो अगस्त 1 से लेकर 10 तक का रेशियो है वो 4.88 है। इसके अलावा जुलाई 21 से जुलाई 31 तक का अगर आप देखेंगे तो 4.98 जो मिलियन है वो इसमें डोजेस का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, ये लाख नहीं है, ये मिलियन में नंबर दिया हुआ है। डेली डोजेस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये लगातार जुलाई से लेकर बीच का ये जो एरिया यहाँ पे दिखाया गया है, जुलाई से बीच का यहाँ पे थोड़ा सा जो अभी अप हुआ था, लगभग ये 2 या 3 4 या 5 अगस्त के बीच का ये रेशियो है। तो वहाँ पर अभी डोज का जो नंबर है वो अप हुआ था, लेकिन तब से लगातार जो डाउन आता है जा रहा है। 5 से 10 के बीच में अगर आप देखेंगे, 6 से 10 के बीच में अगर आप देखेंगे तो लगातार डाउनफॉल हो रहा है। तो वैक्सीनेशन के नंबर में लगातार कमी आ रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो काफ़ी सारे स्टेट्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट डोज जहाँ पर लग गई है उन पर्सनस को, जनता को, उसमें 70% से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये वाले स्टेट हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और इस प्रकार के जो ये हमारे 7 सिस्टर्स हैं उसमें कई स्टेट हैं। और 50 से 70 के बीच का जो रेशियो है वो भी काफ़ी स्टेट्स में अभी पहुंच गया है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इसमें अभी अभी देखने को मिल रहा है 50 से 70%। और 25 से 30% का जो रेशिया है वो यहाँ पे लोअर रेड में देखने को आपको मिलेगा। महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, और 25% से कम कई स्टेट्स में भी हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड डोज का अगर आप रेशियो देखेंगे तो सेकंड डोज में 20% से ज़्यादा का रेशियो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 15 से 20% का जो रेशियो है वो आपको राजस्थान, गुजरात जैसे स्टेट्स में भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये जो दोनों स्टेट्स हैं या जो भी ये स्टेट्स हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और 10 से 15% का रेशियो भी है, और 5 से 10% का रेशियो भी है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश है वो सेकंड फर्स्ट डोज के लिए तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सेकंड डोज का वहाँ पर रेशियो है वो काफ़ी कम वहाँ पर नज़र आ रहा है। 10 से 15% की रेंज में ही ये जो वैक्सीनेशन है वहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से वैक्सीनेशन का जो नंबर है, जो पेस है, वो हमें बढ़ाना होगा। और अगर दिसंबर 31 तक जो हमने सभी एडल्ट्स को वैक्सीनेट करने का जो हमारा टारगेट रखा है उसको अगर अचीव करना है तो 9.52 मिलियन का हमें टारगेट अचीव करना होगा डेली डोज के हिसाब से। तो ये इस बात को आज के इस डाटा पॉइंट में प्रदर्शित किया गया है। समय समय पर ये डाटा पॉइंट जो वैक्सीनेशन को लेकर आता रहता है उसको हम आपको बताते रहते हैं।
और इसमें टारगेट अगर दिसंबर से अगर हमें इसको अचीव करना है तो 9.52 का टारगेट अभी हमें इसको लेकर चलना होगा, तभी हमें दिसंबर 31st तक फुली वैक्सीनेटेड जो एडल्ट हमारी जो जनता है उसको हम कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, चूंकि आप सबको पता है कि कल हमारा 75वां जो इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्रता दिवस था। आई होप कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। तो उसी स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की गई है कि जो हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ था उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट था। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पार्टीशन जो है उसे हमने अभी याद किया है। और जो पार्टीशन का जो दिन था 14 अगस्त का, उसमें जो प्रधानमंत्री है उन्होंने उसे पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरिंग डे के नाम से अभी यूज किया है और इसे गेजेट नोटिफिकेशन में भी शामिल किया गया है। तो अब 14 अगस्त को हम पार्टीशन और रिमेम्बरेंस डे के नाम से जानेंगे। और जो 74 साल के बाद में जो रेस्पॉन्स है वो इस प्रकार का मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिला है। जो हम आज़ादी के टाइम पे दोस्तों आपने देखा था कि जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो उस टाइम पे काफी सारी जो मारकाट हुई थी, काफी सारे लोगों को मारा गया था। यहाँ से जब ट्रेनें जाती थी तो वो वहाँ पर लोग उन्हें मारते थे, और वहाँ से जब ट्रेनें आती थी तो वहाँ पर भी लोग जो है वो उनको मारा जा रहा था। तो इस प्रकार की जो डिस्प्लेसमेंट है जिसमें बच्चे, औरत और किसी भी जो एज ग्रुप को नहीं देखा जा रहा था, सभी लोगों को ये चीजें देखने को मिल रही थी। तो इस प्रकार का जो है ब्रिटिश राज का जो डिसीजन था वो कितना गलत था उसके बारे में इसमें बात बताई गई है। और जिस प्रकार से जान माल का नुकसान हुआ था वो आज भी जो लोग उस दौर से गुजरे हैं वो उनको अगर वो समय याद दिलाया जाता है तो वो लोग अभी भी चौंक जाते हैं कि किस प्रकार की स्थिति उस समय पे बनी थी। और मुसलमान एक तरफ जब मुस्लिम कम्युनिटी थी और दूसरी तरफ जो हिंदू कम्युनिटी थी, उन कम्युनिटी में काफी सारा जो झगड़ा है और जो नरसंहार है वो देखने को मिला था उस टाइम पे। हिंदुओं में पंजाब से जो सिख हैं वो अभी शामिल थे, और पंजाब में जो स्थिति थी वो भी बहुत बेकार थी। बंगाल में जो स्थिति थी वो भी काफी भयानक थी। तो इसी स्थिति को देखते हुए जो 14 अगस्त है उसे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के नाम से अब जाना जाएगा। और इसे उसी दिन के हिसाब से जो है डिसाइड भी किया है। जो इसके अलावा जो बांग्लादेश है वो 1971 में हमारे से अलग हो गया था। 1971 में अलग होने के बाद में बांग्लादेश में भी काफ़ी सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली थी जिससे पाकिस्तान को देखने को मिली। और जो हमारा जो पास्ट रहा है वो हमारा पास्ट ठीक नहीं रहा है। काफ़ी स्टेट्स को देखकर जो इंडिया है उसका जो डिवाइडेशन है वो लगातार होता रहा है, और पहले पाकिस्तान के रूप में हुआ, फिर बांग्लादेश के रूप में हुआ। तो इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में जो हमारे रिलेशन है उन्हें अभी भी इतना बेटर नहीं बनाया माना जा सकता। बांग्लादेश से तो फिर भी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान जो है उससे हमारे रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो इस प्रकार हमारे देश का पार्ट होने के बाद में भी जो उस देश के लोगों के साथ में हमारा संबंध अच्छा नहीं है, और इसका जो ट्रॉमा है, इसका जो झटका है और जो दुख है वो झेलना बहुत ही मुश्किल है दोनों देशों के लोगों के लिए। और ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा ये जो पार्टीशन का कार्य किया गया था 1947 में वो बहुत ही गलत किया गया था। उसको लेकर इसमें बात की गई है कि अभी जो पार्टीशन हो गया था वो अभी हो गया है, लेकिन हमें आपसी जो सहयोग है उसकी भावना डेवलप करनी चाहिए, और डिसहारमोनी देश में नहीं पैदा करनी चाहिए, और देश को हमें ताकत देनी चाहिए इस प्रकार की बात नहीं करके। और जो ताकतें हैं जो हमारी आपसी जो सौहार्द को मिटाने की कोशिश करती हैं, उन ताकतों को हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ये हमें जो कार्य है वो सिर्फ देश के जो साल है एक, उसके सिर्फ 2 दिन
15 अगस्त जैसे आता है, और 15 अगस्त के बाद में जो 26 जनवरी का जब प्रोग्राम आता है, तो उसी दिन जो देशभक्ति है हमारे देश के लोगों में जागती है, उसे हमें 2 दिन तक सीमित नहीं रखना होगा। और इसे डेली यूज़ में हमें प्रैक्टिस करना होगा, और डेली यूज़ में ऐसे ही भावना का हमें प्रदर्शन करना होगा, और दूसरे की भावना का भी सम्मान करना होगा। तो कुल मिलाकर जो पार्टीशन जो हुआ था वो बहुत ही भयावह स्थिति में हुआ था, और ऐसी स्थिति वापस से भगवान न करे किसी देश के साथ में या किसी अन्य चीज़ के साथ में ऐसी स्थिति पैदा हो। और जो आपसी देश हैं, पड़ोसी देश आपस में पड़ोस होता है वो जो हमेशा आप देखेंगे कि आपके भी पड़ोस में जो है वो लोग रहते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो हमेशा हर चीज़ में सुख हो या दुख हो उन लोगों की प्रायोरिटी होती है, और वो हमेशा सुख होता है तो उसमें भी इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते हैं, और दुख होता है तो उसमें भी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में आप देखिए कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे, इमीडिएट जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारा रिलेशन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, और बांग्लादेश से भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं है। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर नेपाल के बारे में अगर आप देखेंगे तो नेपाल से भी हमारा रिलेशन ठीक है, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा भी नेपाल के साथ में भी नहीं है। तो इस प्रकार जो पार्टीशन हमारा हुआ वो तो हो गया, लेकिन हमें पड़ोसी राज्यों से जो अपना संबंध है उसे सुधार कर रखना चाहिए, और इस प्रकार देशभक्ति भावना पूरे देश हमें अपने अंदर जगह रखनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले हमने जो तमिलनाडु के द्वारा एक वाइट पेपर जारी किया गया था अपने फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर, उसके बारे में डिस्कशन किया गया था, तो उसी की चर्चा के लिए ये आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जो तमिलनाडु को अगर अपनी इस स्थिति से उभरना है, फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर उभरना है, तो उसे पॉलिटिकल विजन रखने के साथ साथ एक सौहार्दपूर्ण तरीके से कार्य करने की भी ज़रूरत है। तभी वो इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। और जो डीएमके गवर्नमेंट है वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एफर्ट उन्होंने जो वाइट पेपर जारी करके अभी लगाया है, और एक पारदर्शिता जाहिर करने की बात उन्होंने प्रदर्शित की है कि किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वो चलाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। और हाल ही में उन्होंने अपने बजट में जो पेट्रोल है उसकी रिटेल प्राइस में 3 रुपए पर लीटर की कटौती करने की बात की गई है। इसका मतलब वहाँ पर जो स्टेट टैक्स है उसमें 3 रुपए पर लीटर की कटौती की जाएगी, और पेट्रोल का जो प्राइस है वो कम किया जाएगा। इसके अलावा जो अदर जो डीएमके के प्रॉमिस हैं उसे फुलफिल करने के कार्य भी वहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन अभी जो स्टेट है उसकी स्टेट की जो स्थिति है, फाइनेंशियल क्राइसिस अभी वहाँ पे बनी हुई है। और जो स्टेट ओन टैक्स जो भी होते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स और लिक्वर से जो टैक्स मिलता है, वो इस प्रकार के जो टैक्स हैं उनका रेवेन्यू अभी बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल पे है। और जो स्टेट की जीडीपी है वो भी, जीडीपी अभी डाउनफॉल पे है। तो ओवरऑल जो टैक्स और जीडीपी का जो रेशियो है वो वहाँ पर अभी गड़बड़ाया हुआ है, और स्टेट के पास में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि उन्हें रेवेन्यू रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी पर फैमिली 2,63,976 रुपए का जो है पर फैमिली का खर्चा स्टेट को उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इसमें जो बताया गया था कि 1 लाख रुपए तो पर फैमिली जो टैक्स है वो देती है, और 1,66,000 रुपए का जो सब्सिडी और अदर जो फैसिलिटीज़ है वो स्टेट के द्वारा यहाँ पर फैमिलीज को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो पर फैमिली जो आप रेशियो देखेंगे वो 2,63,976 रुपए का है, जो कि स्टेट के द्वारा बियर किया जा रहा है। इसके अलावा वाटर ट्रांसपोर्ट और पावर के सेक्टर में भी क्राइसिस अभी देखने को मिल रहा है। और जो 1,000 रुपये पर महीने जो वहाँ पर महिलाओं को पेंशन के रूप में या उन्हें जो खर्चा है वो देने के रूप में बात की गई है, वो उसको चालू करने में भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी प्रकार से जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स और जो ये लिबरल एरिया जो होता है, जिसमें छूट का एरिया जो हमारे देश के लीडर्स के द्वारा जो चलाया जाता है, छूट की पॉलिसी जो चलाई जाती है, उससे स्टेट के बजट के ऊपर और भी जो भार है वो ही पड़ेगा, और कोई मेजर फायदा नहीं होगा। कोविड 19 के समय पे
जो टैक्स को बढ़ाना या एक्सपेंडिचर में खर्चा करना कमी करना, वो भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, क्योंकि जब अभी लोगों की इनकम इतना डाउनफॉल हो गया है, किसी के पास में जॉब नहीं है, और जिनके पास में जॉब है उनके जो सैलरी है वो प्रॉपर नहीं है। ऐसी स्थिति में टैक्स को बढ़ा देना और अपने खर्चे को कम देना कर देना सरकार के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो उसी को लेकर इसमें बात बताई गई है कि जो चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेप दिया है और ये पब्लिक को अश्योरेंस देने की कोशिश की गई है कि जो हमारे जो स्टेट की स्थिति है वो अभी ठीक नहीं है, तमिलनाडु की फाइनेंशियल हेल्थ अभी ठीक नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ऐसे वर्क किए जाएंगे जिनसे जो फ्यूचर में स्टेट का जो स्टेटस है वो सुधरेगा और निश्चय ही एक प्रॉस्परस, एक समृद्ध स्टेट के रूप में तमिलनाडु जो है वो निकल कर उभरेगा। एम के स्टालिन की जो गवर्नमेंट है उनके पास में अभी काफ़ी समय है और वो इस कार्य को कर सकते हैं। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है और एक ऑप्टिमिस्ट व्यू है उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, इस आर्टिकल में जो बात कही गई है, समझाई गई है, वो इंडिया के जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ में रिलेशंस हैं, उनको रिलेशंस को लेकर बात की गई है कि किस प्रकार जो एक स्टेट है उसकी जो फ्यूचर की पॉलिसीज होती हैं या उसका जो डेवलपमेंट होता है वो उसके अदर स्टेट्स पर किस प्रकार से डिपेंडेंट रहता है। और भारत एक हालांकि इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन अगर दूसरे जो विदेशी जो राज्य हैं जैसे वेस्ट है, वेस्ट की तरफ से अगर हमें कोई भी अगर सहूलियत नहीं मिले, कोई भी अगर हमें बेनिफिट नहीं मिले, तो हमारे लिए डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसी के लेकर इसमें बात कही गई है कि जो एक सेंस है वर्ल्ड के साथ में रिलेशन रखने का, वो सेंस हमें इम्प्रूव करना चाहिए और जो वर्ल्ड के साथ में रिलेशंस हैं वो रिलेशन को प्रॉपर बैलेंस तरीके से हमें लेकर चलना चाहिए, ना कि किसी की तरफ बायस होकर हमें वर्क करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी पूरा जो वर्ल्ड है वो चाइना के विरुद्ध में है, चाइना को जो है वो आसानी से किसी के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर इसमें बात की गई है कि इस प्रकार की जो एटीट्यूड है वो हमें नहीं लेकर चलना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी देश के द्वारा हमें बेनिफिट हो सकता है, तो हमें सभी के साथ में जो है वो अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। तो उसी को लेकर इसमें बात की गई है कि जो चाइना की अभी स्थिति है, अफगानिस्तान के साथ में जो हमारा भी रिलेशन चल रहा है, उसकी प्रेजेंट स्थिति को देखकर, तो ये सब सारी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रैटेजिक चीज़ें हैं, और जो ये हमारे देश का जो आगे का जो पाथ होगा वो उसमें इन सब चीज़ों को हमें इंक्लूड करना चाहिए और इसी प्रकार से वर्क करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें देश के जो फायदे के लिए काम करें और जो लंबे समय के लिए जो चलने वाला रिलेशंस है उससे हमें डेवलप करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय बहुत ही फ्लेक्सिबल और फ्रेंडली रिलेशनशिप हमारी यूएस और सोवियत संघ के साथ में रही थी। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों के साथ में हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा था। इसके बाद में 1950 से लेकर अगर आप देखेंगे तो उस समय से 1916 के बीच में जो काफ़ी सारी कंट्रीज थी वो लिबरल पॉलिसीज़ को अपना रही थी, जबकि हमारा जो इकोनॉमी था वो तब भी क्लोज इकोनॉमी के रूप में चल रही थी। और इंडिया का जो शुरू का जो एफर्ट था, जो हमारे जो शुरू के लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि हम जो डेवलपमेंट की जो सीढ़ी हैं वो धीरे धीरे चढ़ते रहें, लेकिन 1962 के बाद में जो चाइना के साथ में हमारा संबंध था वो काफ़ी ख़राब हो गया, जिससे कि हमारे पूरे देश में देश की छवि को काफ़ी नुकसान हुआ। इसके बाद में जो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था वो जब से लेकर अब तक बढ़ता है। दो न्यूक्लियर पावर जो देश के पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ में हमारे संबंध कुछ खास नहीं है, तो उस प्रकार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1970 से 1980 के बीच में हमने इस सोवियत संघ के साथ में जो है फ्रेंडशिप का जो दौर है वो उसको आगे बढ़ाया और बांग्लादेश के साथ में वॉर भी इसी समय पे देखने को मिली, जिससे कि जो राष्ट्र की जो नॉन अलाइनमेंट की जो
हमारी नीति थी उसको बहुत ही ज़्यादा धक्का लगा, और जो पूरे दुनिया में जो डाउनफॉल पर भारत की छवि आ गई थी। इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु का जो एंगल है उसकी तरफ से भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की स्थिति देश के साथ में कभी कभी बन जाती है। इनसे निपटने के लिए हमें सभी देशों के साथ में एक जो है वो प्रॉपर बैलेंस रिलेशन लेकर चलना पड़ेगा। और जो जिस प्रकार से हमारी स्थिति अभी देश को देखने को मिली है, उस स्थिति से निपटने के लिए सभी देशों का जो कोऑपरेशन है, उस कोऑपरेशन को लेकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार से चाइना को अगर हम देखेंगे तो चाइना का रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव था, उस इनिशिएटिव को हमने ब्लॉक किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट का कोई भी प्रोसेस होता है या किसी से भी ग्रांट लेने की बात वो करते हैं तो उसे भी हमारे द्वारा ब्लॉक किया जाता है। और आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के द्वारा जब हमारा जो प्लेन हाईजैक हुआ था, ऐसी जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिली थी। और इसके कारण जो कंधार से रिलेशन था वो हमारा ख़राब हो गया था। और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के समय में आप देखेंगे कि जो काफ़ी सारे जो वर्ल्ड के साथ में रिलेशन थे वो हमारे सुधरे थे, लेकिन इस तरीके से नहीं सुधरे थे कि जो प्रॉपर जो बेनिफिट है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो देश को मिल पाए। तो इसी के लेकर इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि हमें जो रिलेशन है वो इस प्रकार से डेवलप करने चाहिए कि सारे जो स्टेट्स हैं उनसे हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो, और प्रॉब्लम नहीं होने के साथ साथ जो बेनिफिट उस स्टेट से हो सकता है वो बेनिफिट भी हमें देखने को मिले। जिस प्रकार से चाइना के साथ में हमारा जो बॉर्डर को लेकर इशू है वो अभी चलता ही जा रहा है, और पाकिस्तान को लेकर जो बॉर्डर का इशू है वो अभी चलता ही जा रहा है। तो हमारे पड़ोसी राज्यों से हमारा बॉर्डर को लेकर काफ़ी इशू रहता है। साथ ही जो वर्किंग का प्रोसेस है वो हम वर्किंग उस स्टेट से करने छोड़ती नहीं है। तो इसको लेकर बात की गई है कि जब हम वर्किंग को लेकर या अन्य जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन हम इन स्टेट से कर सकते हैं, इन कंट्रीज से कर सकते हैं, तो बॉर्डर को लेकर जो सफाई है वो इन दोनों के द्वारा क्यों नहीं दी जाती है, ऐसी बात बताई गई है। और जो इंडिया को अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर अपना स्टैंड लेकर आना है और बताना है कि हम भी जो कंट्री हैं वो डेवलप कंट्री है, तो इसको लेकर इस प्रकार का डेवलपमेंट है वो कंट्री को करना होगा। और इसी प्रकार से जो एक प्रॉस्परस मिडिल इनकम जो कंट्री है उसके रूप में भारत वर्ल्ड के मैप पर उभर सकेगा। तो कुल मिलाकर जो आपसी जो म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसके द्वारा ही इस प्रकार के डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटका के कुछ मिनिस्टर्स ने कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली है। नए कैबिनेट मिनिस्टर कर्नाटका की गवर्नमेंट में बनाए गए हैं। तो उन्होंने अभी शपथ ली है और शपथ को लेकर यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो लोगों ने अपने अपने गुरुओं के नाम पर या किसी अन्य जो गॉड है उनके नाम पर यहाँ पर शपथ ली है, उससे शपथ को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए, असंवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त करने की बात यहाँ पर कही गई है कि इस प्रकार की जो शपथ अभी ली गई है उसे असंवैधानिक करार देकर उसे करार खत्म कर देना चाहिए। तो उसी को लेकर इसमें बात कही है कि किस प्रकार से जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने इस प्रकार की सोच रखकर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाया है, उसमें इस प्रकार का जो चेंजेस है लोगों के द्वारा किया जा रहा है और वो जो चेंजेस हैं वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो उसी की बात इसमें बताई गई है कि किस प्रकार जो वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रेम्बल बनाते समय जब रखा गया था तो उसको लेकर काफ़ी सारा डिस्प्यूट हुआ था। कई सारे जो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे उन्होंने इस चीज़ को उठाया था कि जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो इसमें जब हम ऑथ लेते हैं तो इन द नेम ऑफ गॉड का यूज़ किया जाना चाहिए, जिसका विरोध कई लोगों ने किया था। जो फीमेल मेंबर्स थे उनके द्वारा यह कहा गया कि गॉड की जगह जो गॉडेस का यूज़ किया जाना चाहिए। कई जो मुस्लिम लोग थे और मुस्लिम मेंबर्स के द्वारा यह कहा गया है कि गॉड की जगह अल्लाह का यूज़ भी करना किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो डिफरेंट
रिलीजन के जो लोग थे उन डिफरेंट रिलीजन के द्वारा यह कहा गया था कि जो एक सेक्युलर अगर आप नहीं रखते हैं तो उसकी जगह सारे जो रिलीजन का जो यूज़ है वो किया जाना ही ठीक होगा, पर्टिकुलर गॉड का नाम यूज करने के बजाय। तो इस प्रकार जो इसमें जो बात की गई है वो यही की गई है कि जो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय इस प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखा, उसका विरोध करना और इस प्रकार से बिना किसी चेंज के इस प्रकार का चेंजेस अपनी ऑथ में करना, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑथ होती है, एक एमएलए जब शपथ लेता है तो वो शपथ मिनिस्टर के रूप में जब ली जाती है तो मिनिस्टर की ऑथ ऐसे एज इट इज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है वो उसे ही यूज़ करना होता है। तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में जो इस प्रकार का चेंज है वो नहीं हम लोग कर सकते हैं। और इसी को लेकर इसमें बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक डिसीजन दिया था, उस डिसीजन में यह कहा था कि जो इन द नेम ऑफ गॉड का जो यूज़ है वो ऑथ में किया जाना चाहिए, और अगर इस प्रकार का यूज़ अगर ऑथ में किया जाता है तो जो भगवान को मानने वाला जो पर्सन होता है वो पर्सन उस कसम को याद रखता है और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। तो इस प्रकार का एक इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था, लेकिन इस प्रकार के इंटरप्रिटेशन से कोई मेजर जो डिफरेंस है वो पैदा नहीं होता है, या लीडर्स के लिए या जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं उनके लिए ये जो ओथ है वो एक पेपर वर्क से ज़्यादा मायने शायद नहीं रखती है। तो इसलिए उन्होंने इसे को चेंज करके यहाँ पर जो अपनी ओथ है वो ली है और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा देश एक सेक्युलर देश है, हमारे देश में कभी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया, कभी भी नेशनल इंटरेस्ट से किसी भी रिलीजन को बढ़ावा नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का कृत्य करना देश की जो संप्रभुता है उसको नुकसान पहुंचाने वाला है। और इन मिनिस्टर्स के द्वारा इस प्रकार से ओथ लेकर ये मैसेज डायरेक्टली पब्लिक को दिया जा रहा है कि किस प्रकार के लोगों से या जिस प्रकार की वो कास्ट का सपोर्ट करते हैं, जिस प्रकार के रिलीजन का नाम लेकर उन्होंने ये बात कही है उस रिलीजन के प्रति वो हमेशा टिल्टेड रहेंगे। और पब्लिक में जो एक है वो सॉवरेन मैसेज जो है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस आर्टिकल में ये बात कही गई है कि इस प्रकार की चीज़ें इनको पॉलिटिशियंस को नहीं करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होना चाहिए। और चूँकि इन्होंने जो अभी ओथ ली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं ली है तो इसलिए उसे बर्खास्त कर देना चाहिए, अवॉइड कर देना चाहिए। तो इसी को लेकर इस आर्टिकल में जो ओथ को लेकर चर्चा की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ही सबसे सुप्रीम है, वही सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।